हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका? जल्दी से बताइए। पिछला क्लास में आप लोग को जो पढ़ाया गया था वो समझ में आ गई? वैसे तो ये मान के चलता हूं मैं कि आपको पहले से वो सब आता होगा कि नहीं। जो आपने पूर्णांकन सीखा था, राउंडिंग ऑफ, क्या वो पहले से आपको नहीं आता था? इजी थी ना? थोड़ा सा 5 से बड़ा रहता है, 5 से छोटा रहता है तो उसको हल करना बहुत आसान है, लेकिन जब 5 होता है ना तब उसको हल करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो जब संख्या 5 रहे तब कैसे करेंगे, ये बात की नॉलेज जल्दी सबको नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने उसको बहुत बारीकी से बताने का कोशिश किया था। और उम्मीद करता हूं कि आपने सब कुछ सीख लिया होगा। आपको यही सिखाया था पिछले क्लास में, राउंडिंग ऑफ करना। तो राउंडिंग ऑफ करना सीख गए होंगे, है ना? 5 से बड़ा रहेगा तो क्या करेंगे? जल्दी जवाब दो। 5 से बड़ा होगा तो एक जोड़ देंगे, 5 से कम रहेगा तो जो है वही छोड़ देंगे, है ना? और 5 रहेगा, उसके बाद कोई अशून्य संख्या हो तो एक जोड़ेंगे। 5 है और उसके बाद कोई अशून्य अंक है ना, तो एक जोड़ेंगे। और 5 है अगर उसके बाद शून्य है तो सम रहेगा तो वैसे ही छोड़ देंगे, विषम रहेगा तो एक जोड़ देंगे। जैसे मैंने याद किया वैसे याद करो। 5 से बड़ा हो एक जोड़ दो, 5 से छोटा हो वहीं छोड़ दो। 5 हो उसके बाद अशून्य अंक हो एक जोड़ दो। 5 हो उसके बाद शून्य अंक हो तो सम को वैसे ही छोड़ दो, और विषम हो तो एक जोड़ दो। आया? अरे टेक्निक समझ में आया? बात को 2-4 बार रिवीजन करोगे ना रास्ते में चलते हुए तो आपको याद हो जाएगा। किसी भी चीज का जब रिवीजन करते हैं ना आप सब, तो ऐसे जब बैठे रहते हो, खाते रहते हो, चलते रहते हो, तो 2-4 बार सोच लिया करो, याद हो जाएगी परमानेंट। हम सब ऐसा करते थे। तो ये तरीका होता है साइंटिफिक स्टडी का, है ना? तो अगर आप साइंस को इस तरीके से सीखना चाहते हैं कि आपको लगे कि बिल्कुल साइंस को ही आपने ओढ़ लिया है, तो फिर आपको इसी तरीके से सोचना होगा। कोई कंसेप्ट आपने पढ़ा, अब बार बार कॉपी खोल के रिवाइज करने की थोड़ी जरूरत है। सोने के लिए गए, सोते सोते 2-4 बार सोच लिए, रास्ते में कहीं चल रहे हैं आते जाते 2-4 बार सोच लिए, खाते पीते सोच लिए, हो गया। अब जैसे मुझे यह याद रखना हो तो कैसे याद रखूंगा? ऐसे सोच लूंगा, 5 से बड़ा एक जोड़ देंगे, 5 से छोटा है वहीं छोड़ देंगे। 5 के बाद 5 हो लेकिन न शून्य अंक हो उसके बाद तो एक जोड़ देंगे। 5 हो शून्य हो तो सम को वैसे ही छोड़ देंगे, और 5 के बाद शून्य हो लेकिन उससे पहले वाला अंक विषम हो तो उसमें एक जोड़ देंगे। तो ये सब 2-4 बार सोचने से याद रहती है। यही सब किए थे। तो उम्मीद है कि पिछले क्लास में आपने ये सब कर लिया होगा। सार्थक अंक वाला भी आपने सारा पढ़ ही लिया था, सार्थक अंक का सारा कंसेप्ट आपको सिखा दिए थे, क्वेश्चन भी आपने कर लिया था, है ना? तो चलिए, बस आपका खत्म ही हो चुका है, और एक दो छोटी मोटी बातें आपको बताता हूं, बस फिनिश। तो आज हमारा ये फिनिश है। आज मतलब क्या, पिछले क्लास में ही फिनिश हो गया था। छोटा सा एक, जब हम दो संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं तब सार्थक अंक के अनुसार कैसे जोड़ा घटाया जाता है वो सीखना है। और जब दो संख्याओं का गुना या भाग करते हैं तो सार्थक अंक के अनुसार क्या उसका आंसर होता है ये सीखना है। बस खत्म। ठीक है, बहुत इजी है, बारीकी से सुनते हैं, ध्यान से सुनिए। आज हम सीखेंगे जोड़ एवं घटाओ में सार्थक अंक। जब किसी चीज को आप जोड़ते हैं या किसी चीज को घटाते हैं तो सार्थक अंक के अनुसार सही उत्तर क्या होगा, सही परिणाम क्या होगा जोड़ और घटाव का, ये हम सीखेंगे। पहले आपको समझ में आया कि क्या सीखने वाले हैं। जब दो संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं, जोड़ने घटाने का नियम सेम है, गुना भाग करने का नियम सेम है। तो जोड़ घटाव का एक साथ सीखेंगे, गुना भाग करने का एक साथ सीखेंगे। तो जब आप किसी दो अंक को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो उसका परिणाम निकलता है उसको सार्थक अंक के अनुसार कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं या कैसे पूर्णांकन करते हैं, यही सीखना है। तो नियम क्या कहता है पहले एक बार सुनो। जब भी आप अंकों को या संख्याओं को जोड़ेंगे, क्या मैं कह रहा हूं, जब भी आप
दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए कम से कम कितनी संख्या चाहिए? दो या दो से अधिक। अकेला थोड़ी जुड़ेगा। जब भी आप दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो परिणाम निकलेगा, जोड़ने या घटाने के बाद, ये दोनों जो है ना, देख लो, हम लोग ये वाला एग्जाम्पल जोड़ का, ये वाला एग्जाम्पल जोड़ का और ये वाला घटाओ का, दोनों का करके देख लेंगे। तो जब दो या दो से अधिक संख्याओं को आप जोड़ते या घटाते हैं तो उसका जो अंतिम परिणाम निकलेगा, मतलब जो उसका आंसर निकलेगा, जो उसका परिणाम निकलेगा, उसमें मतलब उस परिणाम में क्या, दशमलव के बाद, जोड़ने के बाद दशमलव आएगा ना, दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होना चाहिए जितना दी गई अंकों या दी गई संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक है। नहीं समझ में आया? दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ने और घटाने पर अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितने दशमलव के बाद, है ना, जोड़ने अथवा घटाने वाली संख्याओं में निम्नतम सार्थक अंक होता है। चलो आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक मैं करके देता हूं, एक आप करना, फिर ही जाके ये आंसर आएगा। चलिए तो पहले आप कॉपी निकालो, इन सबको जोड़िए जल्दी से। सभी बच्चे अपने कॉपी में जोड़ के मुझे आंसर दो। पहला वाला को सबको जोड़ के मुझे बताओ आंसर क्या होगा। मैं नहीं जोड़ूंगा, आपको जोड़ के आंसर बताना है। जल्दी सभी बच्चे जोड़ के मुझे आंसर बताइए। जोड़ने आता होगा आपको, ये मैं मान के चलता हूं। जल्दी से जोड़ के बताइए। क्या इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर यही आ रहा है सभी का? यस और नो? जल्दी से बताओ। गुड, ठीक है, जोड़ लिया सबने? ठीक है। अब मुझे बताइए, इसमें जो आपने जोड़ा, जो जोड़ा उसके अंतिम परिणाम में, किसमें? जो आपने जोड़ा उसका जो आंसर निकला, ठीक है, जो आपने जोड़ा उससे जो निकला, ठीक है, इसमें दशमलव के बाद, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जोड़ घटाव के नियम में दशमलव के बाद देखते हैं। दशमलव के बाद, दशमलव के बाद बताओ तो कितने अंक है? जल्दी बताओ, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं आप सीख नहीं पाओगे। जो हम संख्याओं को जोड़ते हैं उसका जो अंतिम परिणाम निकलेगा ना, उसमें दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितना कि दी गई संख्याओं के या दी गई संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक है। मुझे जल्दी से बताइए, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है? इसमें दशमलव के बाद देखिए 3 सार्थक अंक है। और दी गई संख्या में बताओ दशमलव के बाद सबसे निम्नतम सार्थक अंक। जो 3 संख्या को आप जोड़े हैं, इन तीनों संख्या में दशमलव के बाद, दशमलव के बाद देखना है, पूरा सार्थक अंक नहीं पूछ रहा हूं, दशमलव के बाद बताओ इन सभी में, बोलो दशमलव के बाद इसमें कितने सार्थक अंक? 2। इसमें कितने? 1। इसमें कितने? 3। हाँ या ना? इन तीनों में बताओ सबसे निम्नतम सार्थक अंक कौन, कितना है? 1। इसमें दशमलव के बाद, दो दशमलव के बाद देखना है बेटा, जोड़ और घटाओ में दशमलव के बाद देखना है कितने सार्थक अंक है। इसमें 3, इसमें 1, सॉरी, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 3, ऊपर में 2, फिर 1, फिर 3। इन तीनों में दशमलव के बाद सबसे कम, सबसे न्यूनतम सार्थक अंक जितना है उतना ही आपके अंतिम परिणाम में होना चाहिए। मतलब उसको जोड़ने के बाद जो परिणाम निकलेगा उसका आंसर में भी उतना ही होना चाहिए। कितना? जितना निम्नतम सार्थक अंक है दी गई संख्याओं में दशमलव के बाद। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया?
ये सेंटेंस सुन के बहुत पेचीदा है लेकिन आपको आना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने भी संख्या दी गई है उसमें दशमलव के बाद देखना है, दशमलव के बाद देखना है। दशमलव के बाद बताओ इसमें कितने सार्थक अंक? सर 2। इसमें कितने? सर 1। इसमें कितने? 3। तो मुझे बताइए इन तीनों में दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक कितना है? 1, जो दूसरे वाले में है। तो आपके आंसर में भी जो सबसे कम सार्थक अंक है दी गई संख्याओं में दशमलव के बाद, उतना ही आपके अंतिम परिणाम में भी होना चाहिए। मतलब इसको जब आप पूर्णांकन करेंगे, इसको जब आप पूर्णांकन करेंगे तो आपका आंसर होगा दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक होना चाहिए, यानी 36 पॉइंट मुझे 7 पे आके राउंड ऑफ करना होगा। एक ही चाहिए सार्थक अंक, मतलब 7 के बाद मुझे नहीं चाहिए नंबर। तो 7 के बाद कौन है? 8, जो कि 5 से बड़ा है, यानी 7 में 1 जोड़ देंगे। दिस इज योर आंसर। पता नहीं आपको समझ आया कि नहीं, देख लीजिए एक बार। आया तो मुझे बताइए। कुछ बच्चों ने पहले ही आंसर निकाल लिया था, वेरी गुड। आपकी चैट ऊपर थी, मुझे उसको नीचे स्क्रॉल करना था, वही मैं देख रहा था। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमने इसको देखा 2 सार्थक अंक, दशमलव के बाद देखना है। जोड़ और घटाव में दशमलव के बाद सार्थक अंक देखते हैं। 2 सार्थक अंक, 1 सार्थक अंक, 3 सार्थक अंक। तो जो हमारा अंतिम परिणाम होगा, जो मेरा इसका फाइनल आंसर निकलेगा, जोड़ के निकला वो, और उसके बाद जो सबसे आखिरी में निकलेगा, उसमें दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होना चाहिए जितना दी गई संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक है। देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ने अथवा घटाने पर अंतिम परिणाम में जो अंतिम आंसर होगा उसमें उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितना की दशमलव के बाद जोड़ने अथवा घटाने वाली संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक है। न्यूनतम कह दो, निम्नतम कह दो, सबसे कम कह दो। इसमें दशमलव के बाद 2, इसमें दशमलव के बाद 1, इसमें दशमलव के बाद 3। तो बताइए सबसे कम दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक है? 1। तो आपके आखिरी आंसर में जो जोड़ने के बाद निकला, उसके बाद जो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, उसमें दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक होना चाहिए, यानी 7 पे मुझे इसको राउंड ऑफ करना होगा। 7 पे मुझे इसे पूर्णांकित करना होगा। तो 7 पे पूर्णांकित करेंगे तो 7 के बाद कौन सा नंबर है वो देखेंगे। वो अगर 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ देंगे, 5 से कम है तो 5 से कम है तो वही छोड़ देंगे। तो 5 से बड़ा है 8, तो 1 जोड़ देंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, और 5 से कम होता तो वही छोड़ देते। बोलो सबको समझ में आ गया? एक बार जल्दी से बोल दो यस और नो। आ गया तो इसको करो, इसका मुझे खुद से करके बताओ आप। वेरी गुड, सबने कहा यस सर, तो इसका मुझे करके बताओ जल्दी। 10 सेकंड का वक्त है आपके पास, फटाफट। दो या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ने अथवा घटाने पर, यस और नो, जोड़ घटा के जो आंसर निकलेगा, यस और नो, उसको उस प्रकार से पूर्णांकित करना है कि इसमें दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक हो, यानी इसका जो अंतिम परिणाम है उसमें उतना ही सार्थक अंक हो दशमलव के बाद, जितना कि जोड़ने और घटाने वाली दी गई संख्याओं में सबसे न्यूनतम सार्थक अंक है। नहीं, मुझे इसका पूरा जोड़ के फाइनल आंसर बताओ। आखिरी में राउंड ऑफ करके क्या आएगा रूल के हिसाब से? 3.72 इसका आंसर नहीं है। जोड़ने पर 3.72 आया, लेकिन ये आंसर नहीं है। अगर ये आंसर आप टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या लिखोगे फाइनल? जोड़ने और घटाने में जो सार्थक अंक है उसके नियम के अनुसार क्या आंसर लिखोगे? रागनी, काजल, राज, तीनों का बिल्कुल सही है। इसमें कितने हैं दशमलव के बाद सार्थक अंक? 2। इसमें कितने हैं? 1। तो न्यूनतम कितना है? 1। तो इसमें भी 1 ही होना चाहिए, यानी दशमलव के बाद 1 ही होना चाहिए, सिर्फ 7। तो उसके बाद वाले जो है उसको राउंड ऑफ कर दो। तो 7 के बाद अगर 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ दो, और 5 से छोटा है तो वही छोड़ दो। ये 5 से छोटा है, इसलिए इसका आंसर 3.7। इसको जोड़ के पहले ये निकालेंगे, लेकिन आंसर में इसको टिक करेंगे।
अगर आपने आंसर में 3.72 टिक कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। इसमें भी आंसर ये टिक करेंगे, जोड़ने के बाद जो निकलेगा उसका अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, जितना कि दी गई संख्याओं में दशमलव के बाद सबसे निम्नतम सार्थक अंक है। चलिए देख लीजिए बढ़िया से। चलो इसका भी करके बताओ। घटाओ का बताओ, घटाओ का भी सेम रूल है, घटाओ जल्दी घटाइए। बिल्कुल सही है, काजल, मुस्कान, पल्लवी, रागनी, वेल्डन, सब के सब बिल्कुल सही जवाब दिए। इसमें कितने सार्थक अंक है? 2। इसमें कितने हैं? 1। तो इसमें 1 ही होना चाहिए, तो बोलिए 1 ही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 30 को कुछ नहीं करना है, 1 होना चाहिए दशमलव के बाद। तो दशमलव है 49, यानी मुझे 1 ही चाहिए सिर्फ, तो 1 चाहिए, उस पर राउंडिंग ऑफ करना है। तो उसके बाद है 9 जो कि 5 से बड़ा है, तो 1 जोड़ दीजिए। आंसर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप 30.5 आंसर लगाएंगे। कोई बच्चा बोलेगा सर 30.49 लगा दे, तो इस नियम के अनुसार गलत। इस नियम के अनुसार दशमलव के बाद जो दी गई संख्याओं में निम्नतम सार्थक अंक है वही आपके अंतिम आंसर में भी आना चाहिए। राउंडिंग ऑफ करने के बाद दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक आना चाहिए आपके अंतिम परिणाम में भी, जितना कि दी गई संख्याओं में दशमलव के बाद निम्नतम सार्थक अंक है। डन, बस खत्म। कर लोगे कोई भी क्वेश्चन? इजी। नेक्स्ट, गुना और भाग में सार्थक अंक का क्या नियम है? इसमें भी सेम। क्या? जब आप 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुना या भाग करेंगे, मतलब आप जब किसी संख्याओं का गुना या भाग करेंगे, ठीक है, तो उसके अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होना चाहिए। जो अंतिम निकलेगा गुना करने के बाद, जो अंतिम परिणाम आप बनाएंगे उसमें उतना ही सार्थक अंक होना चाहिए, जितना कि क्या? गुना और भाग करने वाली संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक है। इस बार दशमलव के बाद नहीं देखना है, इस बार दशमलव के बाद नहीं देखना है, इस बार पूरे सार्थक अंक को गिनती करना है। बोलिए इसमें कितना सार्थक अंक? इसमें टोटल सार्थक अंक दशमलव के बाद नहीं, पूरा 4। इसमें कितना सार्थक अंक? सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना सार्थक अंक? 3। तो आप जो गुना करेंगे और अंतिम परिणाम निकालेंगे उसमें उतना ही सार्थक अंक होना चाहिए जितना दी गई संख्याओं में निम्नतम सार्थक अंक है। तो इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो निम्नतम 3 है, तो आपके आंसर में भी 3 ही सार्थक अंक होना चाहिए। और इस बार दशमलव के बाद नहीं, इस बार पूरा देखना है, ठीक है। इन दोनों में जो निम्नतम सार्थक अंक है वही आपके फाइनल आंसर में होना चाहिए। डन, करो इसको मल्टीप्लाई। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करोगे टाइम लगेगा, चलिए मैं कैलकुलेटर को यूज कर लेता हूं। अभी कर लो कैलकुलेटर का यूज, एग्जाम आएगा तो बैठ के गुना करेंगे ही, इसमें आराम से कर लीजिए। 43.32 इंटू 12.3, क्या ये आंसर सभी बच्चों का आया? 532.836, बताइए सबका यही आया? अब इसमें 4 सार्थक अंक, इसमें 3 सार्थक अंक, तो हमारे आंसर में कितने सार्थक अंक होना चाहिए? जो दी गई संख्याओं में निम्नतम सार्थक अंक है वही हमारा फाइनल आंसर में भी सार्थक अंक होना चाहिए। यानी मेरा फाइनल आंसर में 3 ही होना चाहिए। अभी तो 1 2 3 4 5 6 है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो बोलिए इसको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा कितने सार्थक अंक में? 3 में। 3 में करो, 3 यानी 1 2 3, यही खत्म। ओ यही खत्म, तो फिर क्या करें? इसके बाद राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, 1 2 3, 3 ही सार्थक अंक चाहिए, तो इसके आगे नहीं होना चाहिए। तो बोलो इसके आगे वाला संख्या कौन है? 8। इसके अगला संख्या कौन है? 8, जो कि 5 से बड़ा है। 3 ही मुझे चाहिए, सबसे कम है 3, तो 3 ही मुझे चाहिए। दोनों में जो सबसे छोटा सार्थक अंक है वही चाहिए अंतिम परिणाम में भी। तो 3 के बाद कौन है? 8, जो कि 5 से बड़ा है, तो 1 जोड़ दो।
533 इज द फाइनल आंसर। क्या सभी को समझ आया? हाँ या ना? जल्दी बोल दो। जितने सार्थक अंक दोनों में निम्नतम है वही मेरे आंसर में होना चाहिए। आंसर में भी 3 होना चाहिए क्योंकि 3 ही निम्नतम है, और 3 होने का मतलब है कि 3 के बाद देखो कौन है। अगर वो 5 से बड़ा है तो एक जोड़ो, 5 से छोटा है तो वहीं छोड़ दो। तो ये 8 है, मतलब हम एक जोड़ देंगे तो आ गया 533, खत्म। तो इसका आप आंसर 533 मारेंगे। अगर ये मारते तो गलत हो जाता। चलो भाग का भी कर लो एक, देखो भाग करे कितना आ रहा है। चलो कैलकुलेटर का यूज करते हैं, आइए कर लेते हैं। 72.6 डिवाइडेड बाई 1.6, यह आ गया 45.375। चलिए आप सब बताइए क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप निकालोगे, क्योंकि मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। तो आप ही बताओ क्या होगा आंसर फाइनल। रूल वही है जो गुना में लगाए थे, वही रूल भाग में लगाना है। जल्दी फटाफट रफ्तार में। इसमें कितने सार्थक अंक है? 3। इसमें कितने सार्थक अंक है? 2। कम कौन सा है? 2 वाला, तो इसमें 2 ही चाहिए। 2 चाहिए मतलब यहीं तक रहना चाहिए। तो इसके बाद राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे? 5 के बाद अगला अंक क्या है? 5 के बाद अगला क्या है? 3। रागनी मुस्कान ध्यान दीजिए, 5 के बाद अगला कौन है? 3, और 3 5 से छोटा है, तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या होगा? इतना ही रह जाएगा मेरे दोस्त। बिल्कुल सही जवाब, राज रागनी सबका सही है। अरे 6 नहीं होगा, क्या कर रहे हो? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें 2, तो इसमें भी 2 ही चाहिए। 2 यानी इतने पर राउंड ऑफ करना है, तो इतने पर राउंड ऑफ करना है तो इसके आगे वाले देखो, आगे वाला अंक 5 से कम है तो वहीं छोड़ देंगे। 5 से बड़ा होता तब जोड़ते। सिर्फ आगे वाला अंक मतलब ये देखना है, 2 पे राउंड ऑफ करना है तो उसके जस्ट आगे वाला, इन्हें यहां जाके देख लेंगे। जस्ट आगे, जस्ट आगे, जस्ट आगे। डन। 2 पे राउंड ऑफ करना है तो 2 जहां है उसके जस्ट आगे, तो उसके जस्ट आगे वाले को आप देखेंगे, अगर वो 5 से बड़ा है तो एक जोड़ेंगे, 5 से छोटा है तो वहीं छोड़ेंगे। 5 से बड़ा है तो एक जोड़ेंगे, 5 से छोटा है तो घटाएंगे नहीं, वहीं छोड़ेंगे। और 5 रहता तो फिर अगला अंक देखते हैं। अगला अंक अगर अशून्य होता तो एक जोड़ते, और शून्य होता तो सम संख्या रहता उसके पीछे तो उसको वैसे ही छोड़ देते, और विषम होता तो एक जोड़ देते। ये रूल्स याद रखने हैं। डन, खत्म। आपका यही जो मात्रक एवं मापन है उसकी कहानी खत्म। यह सिलसिला यहीं तक था। अब आगे क्या होगा? आगे इसी का पार्ट है बट वो डिफरेंट है। तो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डाल लीजिए, त्रुटि। लिख लो सब लोग, त्रुटि। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। आज मुझे पढ़ाना कम ही था आप लोगों को, बिकॉज मुझे ये अच्छे से लेके चलना था अगले क्लास में। बट फिर भी थोड़ा सा मैं अगले क्लास में जब आऊंगा तो रिकैप करवाऊंगा। अभी आप बेसिक चीज सीख लीजिए। सभी लोग हेडिंग डालिए अपने कॉपी में, त्रुटि। ये दिया हुआ इसी चैप्टर में रहता है ये, लेकिन ये अलग कंसेप्ट है, उन सबसे बिल्कुल डिफरेंट। तो इसको अलग तरीके से सीखना है। पहले मुझे सभी बच्चा बताओ, त्रुटि का मतलब आप जानते हैं? त्रुटि का मतलब एरर। इससे भी आसान शब्द बताओ क्या हो सकता है? त्रुटि मतलब क्या? त्रुटि मतलब क्या? त्रुटि मतलब क्या? जा नहीं पता? त्रुटि मीन्स, बोलो बोलो, कहीं पर अगर त्रुटि है इसका क्या मतलब है? कहीं पर एरर है इसका क्या मतलब है? अरे कहीं पर त्रुटि है, कहीं पर एरर है, क्या बोल रहे हैं राज? अरे त्रुटि का मतलब होता है किसी चीज में फॉल्ट, किसी चीज में गड़बड़ी। नहीं समझे? त्रुटि का मतलब सिंपल शब्दों में
एरर को क्या कहेंगे? फॉल्ट, गड़बड़ी। नहीं समझे? मैंने कहा बाबू लिखो 5.72 और आप लिख दिए 5.74। मैंने कहा लिखो ये और लिख दिए ये। बोलिए, क्या आपने गड़बड़ी कर दिया? क्या आपने मिस्टेक कर दिया? जो आपने गड़बड़ी कर दी उसी को कहते हैं त्रुटि। बिल्कुल सही बोल रही है मुस्कान। गड़बड़ कर देना, है ना, फॉल्ट आ जाना। यस और नो? त्रुटि का मतलब गड़बड़ी, एरर। ठीक, अच्छा, ये बात समझ में आ गई सिंपल शब्दों में। अब मुझे ये बताओ, आपसे एक छोटा सा बात पूछता हूं, क्या जिंदगी में ये गड़बड़ी और त्रुटि होना आम बात है कि नहीं? मान लीजिए कोई आप बहुत बड़ा प्रयोग कर रहे हैं, या मान लीजिए आप क्लास में कोई चीज माप रहे हैं, या मान लीजिए कोई चीज आप लिख रहे हैं, या मान लीजिए कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, क्या ये गड़बड़ हो जाना, चाहे वो यंत्र की बात हो चाहे वो मानव की बात हो, क्या ये बहुत ही सामान्य बातें हैं? क्या गड़बड़ियां जिंदगी में होती रहती है? बिल्कुल होती है। बाद में रियलाइज होता है कि मैंने ये गड़बड़ कर दिया, तो गड़बड़ी होना ये आम बात है। यस और नो? दो आदमी बाइक चला रहे हैं, उनकी आपस में थोड़ी सी भूल से, थोड़ी सी मिस्टेक से, कोई ना अपोजिट साइड से आ रहा है, या कोई हाई स्पीड में है, या जो रूल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं चल पा रहा है, वहां थोड़े से मिस्टेक से कई बार कई बड़ी या छोटी घटनाएं होती रहती है। और ये त्रुटि होना, ये एरर होना, ये गड़बड़ी होना बड़ा आम बात है। उसी प्रकार से जब आप कोई प्रयोग करते हैं, हम कहां पढ़ने वाले हैं? हम उस गड़बड़ी का बात नहीं कर रहे कि बाइक स्पीड से चला रहे थे और उस गड़बड़ी से हम गिर गए। हम यहां बात कर रहे हैं, हम फिजिक्स में किसका बात करते हैं? फिजिक्स में हमारा जो बात चलता है, हमारा जो डिस्कस चलता है, वो किसके ऊपर? प्रयोग के ऊपर। आप प्रयोग कर रहे थे, आप कोई रीडिंग ले रहे थे, रीडिंग समझते हैं? कोई डिवाइस को देख के आप पाठ्यांक ले रहे थे। रीडिंग का मतलब पाठ्यांक, है ना, जो उसका पाठन लेते हैं। कोई डिवाइस है जिससे पाठ्यांक, रीडिंग आप ले रहे थे, और आपको वो डिवाइस चलाने सही से नहीं आता था, जिसके कारण वास्तव में होना चाहिए था कुछ, ले लिया आपने कुछ। ये क्या है? एरर, त्रुटि, गड़बड़ी। हाँ या ना? तो कोई आपसे पूछे त्रुटि क्या होती है, फिर से मैं बोल रहा हूं, लेना था 2.78, ले लिए 2.76। क्या है ये? गड़बड़ी, त्रुटि। तो मैं कहता हूं कि कोई चीज आप मापने गए। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, ये त्रुटि आम जीवन में और कहां आप देखते हो? आप कोई सामान खरीदने जाते हो, सामान खरीदने गए हो बाजार, आलू, परवल, बैगन खरीदने गए, तो टमाटर, तो जब आप खरीदने के लिए गए तो जो आपको वजन करके दिया, आपने उसको कहा भैया मुझे 4 केजी परवल देना या 4 केजी आलू देना। आलू का ही एग्जांपल लेते हैं, चलो, आपने कहा 4 केजी आलू देना, तो वास्तव में आपको कितना चाहिए था? 4 केजी। ठीक है सर, 4 केजी मुझे चाहिए था, तो आपको चाहिए था 4 केजी, और मान लीजिए वो 4 से ज्यादा दे दिया या कम दे दिया, क्या वो त्रुटि हो गई? जितना आपको चाहिए था वो क्या है? वो है वास्तविक में जो चाहिए। हाँ या ना? जो आपको चाहिए था वो क्या चीज है? जो वास्तव में चाहिए, जो एक्चुअल में चाहिए। और मान लीजिए उसने आपको दे दिया 3.98, तो मुझे जल्दी बता दो, चाहिए था ये, क्या जो चाहिए था वही वास्तविक होता है? जल्दी से बोल दो यस और नो। क्या जो चाहिए वो वास्तविक हुआ? तो वास्तविक मतलब एक्चुअल में आपको 4 चाहिए था और वो आपको थोड़ा कम तौल के दे दिया, घोटाला। ये क्या है? त्रुटि। कितना कम दे दिया? जितना कम दिया वही कहलाएगी त्रुटि।
हाँ या ना? अब इसी चीज को जोड़ते हैं हम अपने फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट के साथ। मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट में मान आना था 4। कितना आना चाहिए था? हम जानते हैं कि उसका वास्तविक मान कितना है, 4। और जब आपने प्रयोग किया तो आपने जो प्रायोगिक मान निकाला वो निकाल लिया 3.98, मान लीजिए केजी ही। वास्तव में कितना था, 4, ये आप जानते थे। और आ कितना गया, 3.98। बोलिए गड़बड़ी आई कि नहीं? इसी को कहते हैं एरर। हाँ या ना? आना था वास्तव में 4 kg, और जब आपने प्रयोग किया, क्या किया, प्रायोगिक मान, प्रयोग करने से निकल के आया उसको क्या बोलते हैं, प्रायोगिक मान। तो वास्तविक मान था 4 और प्रायोगिक मान आ गया 3.98। बोलिए त्रुटि हुआ कि नहीं हुआ? जितनी इन दोनों के बीच में कमी है वही उसकी त्रुटि है। तो त्रुटि का मतलब बता दो, वास्तव और प्रायोगिक का अंतर। बोलो, परिभाषा याद हो गया? वास्तविक मान, प्रायोगिक मान का जो डिफरेंस, जो अंतर है, उसे बोलते हैं क्या, त्रुटि। यस और नो? तो जो आपका वास्तविक में होना चाहिए और जो आपने प्रयोग में पाठ्यांक लिया या जो आपने प्रयोग में रीडिंग लिया, वो और जो वास्तव में होना चाहिए था वो, उन दोनों के बीच के अंतर को कहते हैं त्रुटि। इसे ही कहते हैं एरर। एक्चुअल में जो वैल्यू होना चाहिए और आपने जो मेजर कर लिया, उन दोनों का डिफरेंस कहलाता है त्रुटि। वास्तविक मान को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू और जो आपने प्रयोग से लेके आया, वो जो आपने मापा, मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों के अंतर को कहते हैं त्रुटि। नहीं याद हुआ? याद हुआ कि नहीं? तो चलिए, कोई आपसे पूछे त्रुटि किसे कहते हैं, वास्तव में कितना होना चाहिए, वास्तविक मान, वास्तविक मान, और प्रयोग करके मतलब मापने पे कितना आया, प्रायोगिक मान, के अंतर को त्रुटि कहते हैं। यानी वास्तविक मान और प्रायोगिक मान का जो डिफरेंस होगा, वास्तविक का मतलब एक्चुअल वैल्यू, प्रायोगिक मतलब जो आपने मापा है, तो मापने को बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं एरर। बोलिए, कोई आपसे पूछे त्रुटि, क्या लिखोगे, वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान, वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान, है ना? चलो इसको, वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान, वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान के अंतर को, तो अंतर मतलब उसका घटाओ, माइनस प्रायोगिक मान। इन दोनों के अंतर को त्रुटि कहते हैं। देख लीजिए अच्छे से और बताइए मुझे, आपको समझ में आया कि नहीं? समझ में क्या सर, वो तो पहले ही आ गया था। बिल्कुल आना चाहिए। जो आपका एक्चुअल वैल्यू है, वास्तविक मान है, जो आपका मेजर्ड वैल्यू है, जो आपने मापा है, उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एक्चुअल वैल्यू कह दो या ट्रू वैल्यू कह दो, और मेजर्ड वैल्यू यानी मापे गए मान कह दो। इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं क्या, त्रुटि, एरर। क्या है त्रुटि का अंग्रेजी, एरर। वास्तविक मान का मतलब एक्चुअल वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म ट्रू वैल्यू, माइनस प्रयोग में जो आपने मापा उसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू, इसी को बोलते हैं एरर। याद हो गया? वास्तविक मान और प्रायोगिक मान यानी एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को कहते हैं क्या, त्रुटि। इस उदाहरण में बताओ तो मुझे त्रुटि कितना होगा, जल्दी से। अगर कोई मुझे बोले इसमें त्रुटि निकालो, कैसे निकालोगे? वास्तविक मान कितना, 4। चलो मैं यहां लिख देता हूं,
कोई आपसे पूछा त्रुटि निकालो, वास्तविक मान कितना, वास्तविक मान है बाबू 4, माइनस आपने जो मेजर्ड किया यानी प्रायोगिक मान कितना है 3.98, करो दोनों का डिफरेंस लो, बताइए इसमें कितना त्रुटि है, जल्दी दोनों का डिफरेंस, अरे बोलो, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, जल्दी बोलिए, हाँ दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 0.02। अरे गधो, इन दोनों को घटाने नहीं आता तुम्हें क्या, 2 जो किलोग्राम है, किलोग्राम में आंसर निकाल के मुझे बताओ कितना दोनों का डिफरेंस है, बेवकूफ कुछ से कुछ लिख रहे हो, मैंने बोला दोनों का डिफरेंस बताओ, तो दोनों को घटा के 2 लिख रहा है, गधा। जो दोनों का डिफरेंस है वो त्रुटि है, और एक बात और, त्रुटि का हमेशा मान निकालेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लोग जानते हो इसका मतलब, इसका मॉड ले लेंगे, मॉड ले लेंगे मतलब प्लस आए या माइनस आए आप उसको प्लस में ही लेंगे, नहीं समझते हैं आप, मॉड समझते हैं, इस बॉक्स को कहते हैं मॉड, मैथ का पार्ट है, इसका मतलब क्या होता है, अगर इसके अंदर 4 है तो इसका मान 4 होगा, लेकिन इसके अंदर -4 है तब भी इसका मान 4 होगा, मॉड का मतलब होता है उसका मान लेना है, प्लस रहे तभी प्लस लेना है, माइनस रहे तभी प्लस लेना है, जैसे -8 का मॉड 8, -5 का मॉड 5, 6 का मॉड 6, यानी आपका त्रुटि प्लस में निकला तब भी प्लस में ही लिखेंगे, और अगर ये माइनस में आता तभी आप उसका मॉड लेते, इन दोनों का डिफरेंस अगर माइनस में आ रहा होता तो आप उसका मॉड लेते, मतलब प्लस में ही लिखते, ये ध्यान रखिएगा, यानी आप चाहो आपको दिक्कत लगे तो यहां पे दिखा दो, त्रुटि जब भी निकालेंगे तो वास्तविक मान प्रायोगिक मान निकाल के उसका मॉड मॉड लगा देंगे, यस और नो, जैसे मैं कहता एक है 4 और एक है 4.04, एक माप आया 4 और एक माप आया 4, मतलब वास्तविक मान है 4 और जो आपने प्रायोगिक मान निकाला प्रायोगिक मान है 4.04, तो जब आप दोनों का डिफरेंस लेते तो क्या होता 4 माइनस 4.04, तो कितना आता 0.04, माइनस में आता तभी उसको प्लस में ही आपको लेना है, यानी त्रुटि जब भी निकालेंगे तो मॉड लगा देंगे, मॉड, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, मॉड लगाने का मतलब यह है कि माइनस वाले को भी प्लस में लिखना है, त्रुटि जब भी आप निकालेंगे प्लस में भी लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, माइनस में भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है, बट मैं प्लस में लेके ही चलता हूं, माइनस का मतलब हो गया कि ये त्रुटि इतना कमी के कारण आया है, और प्लस का मतलब हो गया त्रुटि इतना ज्यादा हो गया है, मतलब वो मान बढ़ने के कारण आया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम जब भी निकालेंगे त्रुटि तो बाद में उसका मॉड ले लीजिएगा ताकि आप उसका सिर्फ मान निकाल सको, समझे लॉजिक, तो जब भी आपको बोलेगा त्रुटि निकालने के लिए तो मान लीजिए एक है 4 एक है 3.98, निकाल के देख लीजिए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.02, वही हो जाएगा आंसर, ठीक है, तो जब भी आप निकालेंगे त्रुटि तो याद रखिएगा उसका मॉड ले लीजिएगा, मतलब उसका मान लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके, वैसे आप माइनस में भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, त्रुटि माइनस में आए प्लस में आए, बट मैं ये करता हूं कि मैं मॉड लगा के उसको हमेशा प्लस में बढ़ा देता हूं, क्योंकि त्रुटि है मतलब कि उसमें गड़बड़ी हुई है ना, तो मेरे अनुसार वो प्लस में होगा कि इतना गड़बड़ी हुआ है, ठीक, चलिए तो छोटा सा बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अभी आप समझिए, कोई आपसे पूछ दे कि बताइए वास्तविक मान और सॉरी त्रुटि क्या चीज है, तो बोल दोगे जो वास्तव में मान होता है वो और जो प्रायोगिक मान होता है वो, उन दोनों के अंतर को कहते हैं क्या, त्रुटि, क्या हो जाएगा परिभाषा, वास्तविक मतलब फॉर्मूला वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वास्तविक मतलब ट्रू वैल्यू और प्रायोगिक मतलब मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, और इसका मॉड ले लेंगे ताकि माइनस वाला भी प्लस बन जाए, ठीक है,
अब क्वेश्चन है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आ जाओ बताइए खुद ही आप। इसके प्रकार, तो इसके प्रकार लिख लीजिए, बाकी करेंगे बाद में। कौन कौन से प्रकार है? क्रमबद्ध त्रुटि, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, है ना, जो सिस्टम की वजह से होती है, जो किसी निश्चित कारणों से होती है। यादृच्छिक त्रुटि, इसे बोलते हैं रैंडम एरर, जिसका कारण ज्ञात नहीं होता है, मतलब जो अनिश्चित कारणों से होती है। और स्थूल त्रुटि, स्थूल त्रुटि का मतलब होता है जो मानवीय गड़बड़ी के कारण होता है, हम आप मानव जो गड़बड़ी करते हैं उसके कारण जो त्रुटि आती है, स्थूल त्रुटि कहलाता है। तो ये 3 त्रुटि है। इसमें अपने को कौन सा पढ़ना है ये भी सीख लो। अपने को पढ़ना है बहुत बढ़िया से, या अपने सिलेबस में वही त्रुटि पढ़नी है जिसका हम बहुत सारा अलग अलग रूप में मान ज्ञात करेंगे। ये हमारे सिलेबस में होगा मेन रूप से, जिस पर क्वेश्चन आएगा, जिस पर ज्यादा मेहनत करेंगे, जिस पर समय लगेगा, जिस पर न्यूमेरिकल्स भी होंगे। कौन सा? यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। तो कितनी त्रुटियां? 3। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना कौन सा है? रैंडम एरर। जो निश्चित कारणों से होती है वो है क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर, प्रॉपर सिस्टम की कारण, सिस्टम के कारण होता है, नाम से स्पष्ट है सिस्टमैटिक, जो सिस्टम के कारण होता है, तो जो निश्चित कारणों से होती है। यादृच्छिक त्रुटि यानी रैंडम एरर, जो अनिश्चित कारणों से होती है, जिसका कारण हमें ज्ञात नहीं होता है, वो कहलाता है आपका रैंडम एरर। और तीसरा, जो मानवीय गड़बड़ी के कारण होती है, उसे बोलते हैं ग्रॉस एरर या स्थूल त्रुटि, स्थूल त्रुटि, ग्रॉस एरर। तो 3 आपको पढ़ना है। पहला पढ़ना है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा पढ़ना है आपको रैंडम एरर, रैंडमली होता ना, सुने हो ना, रैंडमली जहां तहां कुछ भी, तो रैंडम एरर, और तीसरा ग्रॉस एरर। तो ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में, और एक बात और, मेन फोकस आपको करना है किस पे? मेन फोकस क्या पढ़ेंगे वही सिर्फ, बाकी सबका थोड़ा छोटा मोटा परिभाषा पढ़ना है, टाइम पास। तो ये दोनों टाइम पास ही है, इसमें स्टार लगा लो, ये बढ़िया से पढ़ लेना। एग्जाम में यही मतलब सिर्फ यही आएगा। कौन सा? रैंडम एरर। सारे न्यूमेरिकल, सारे क्वेश्चन, सारी कंसेप्ट हम लोग रैंडम एरर का ही पढ़ेंगे। बाकी दोनों एरर छोटा मोटा परिभाषा जानेंगे, बस टाइम पास। ठीक है, रैंडम एरर को सीखेंगे अगले क्लास में बहुत अच्छे से। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। फिर अभी आपकी मैथ की क्लास लगेगी, तो सभी बच्चे फटाफट पानी वानी पी के रेडी हो जाइए। चलिए, बाय एंड टेक केयर।